वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो पिछला वीक तो था वो कंसोलिडेशन का था, हम उबरने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आज हम फिर फिजल आउट हो गए हैं। यानी कि आज फिर से हम एक गहरा लाल निशान जो है वो निफ्टी पे देख रहे हैं। 163 अंक की गिरावट है, 25,529 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। कोई भी इंडेक्स जो है, अगर हम मेजर इंडेक्स की बात करें तो लाल निशान हरे निशान में नहीं है, सब लाल निशान देखने को मिल रहा है, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो चाहे वो स्मॉल कैप इंडेक्स हो। और बैंक निफ्टी आज करीबन 400 अंक नीचे कामकाज करते हुए, उसके मुख्य कारण यही है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने थोड़ा बहुत बाजार को डिसअपॉइंट किया। एचडीएफसी के नतीजे अच्छे आए, लेकिन बाजार ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया। तो ओवरऑल दीज टू हेवी वेट्स आर ड्रैगिंग द इंडेक्स लोअर। हालांकि छोटे और मंझोलू बैंक की तरफ से जो Q3 के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और हैवी वेट, जिसके बाद हम आज बिकवाली देख रहे हैं, उस काउंटर में करीबन 2.25% की गिरावट है। उनके नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे, लेकिन डिसअपॉइंटेड अगेन ऑन द रिटेल ग्रोथ फ्रंट। उसके चलते हुए 3% की गिरावट इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। तो ये 3 हैवी वेट्स जो आज इंडेक्स को दबाव में रख रहे हैं। और साथ साथ में ही हम देखें तो विप्रो एक मेजर लूज़र है आज निफ्टी का। नतीजे ठीक ठाक रहे, लेकिन आपकी गाइडेंस जो थी वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और स्टॉक जो है आज सुबह से ही गिरावट के साथ कामकाज करते हुए 7% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। और कोई भी इंडेक्स जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़त लेके नहीं कामकाज कर रहा। मेटल में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी हल्के हरे निशान में इस समय कामकाज करते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स जो है वो काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला हमारे साथ है, फाउंडर एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मैं आपसे निफ्टी पे पूछूंगी, अगर हम आज दिन का लो देखें 25,494, यानी कि एक बार फिर हमने 25,500 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस बार हम सफल होंगे, या फिर आपको लगता है कि डाउन साइड ज़्यादा खुले हैं इस बाजार के लिए? बिकॉज अगेन यूएस की तरफ से जो हो रहा है, अगेन यूरोपियन यूनियन में 10% का टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। 1 फ़रवरी से वो लागू होगा, जून तक वो 25% हो सकता है। इस सब के बीच में, अनिश्चितता के बीच में एफआईएस की वापसी थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो उस बीच निफ्टी पे इन लेवल्स पे अब क्या करना चाहिए, और साथ में ही बैंक निफ्टी जहां 2 हेवी वेट्स आज दबाव डाले हुए हैं? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि हर गिरावट मौका नहीं होती। मैं मानती हूँ इस बात को कि हर गिरावट मौका नहीं होती, लेकिन मौका भी तो गिरावट में ही बनता है मेरे दोस्त। तो इस बात को समझें। और ये जो गिरावट आपके लिए हो रही है, स्पेसिफिकली वो लोग जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेड करने के लिए मौके तो मार्केट हर दिन कहीं ना कहीं 5 से 6 हजार स्टॉक्स से मिलते रहते हैं। बट इफ यू आर प्लानिंग समथिंग वेरी कॉन्क्रीट फॉर योर पोर्टफोलियो, सो बी अटेंटिव। ये मार्केट आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगी। टू बी स्पेसिफिक, निफ्टी जो चीजें आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट की, जैसे कि आपने एफआईएस का नाम ले लिया, आपने डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे, यूएसडी आईएनआर, मैं 3 हफ्ते बाद शायद आपसे जुड़ रही हूँ वापस से, लेकिन जब हमारी पहले बात हुई थी उस समय भी आई थिंक मैंने ये चीज हाईलाइट की थी। मैं बार बार जब ये 89 के आसपास आया, देन पीपल वर लाइक चलो अभी सुधर जाएगा, अब यहाँ से ना 80 के आसपास, 85 की तैयारी हो रही है। बट ऑन द कॉन्ट्रा, आई वाज अ पर्सन जिसने बोला था कि जनवरी में 91 के पार जाने के हालात लग रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ, डॉलर आईएनआर के अगेंस्ट में वापस से अगर 90 पार के बाहर जाता है, 91 के पार जनवरी में, चांसेस बहुत ज्यादा है और जाएगा भी। एंड उससे सेंटिमेंट और भी ज्यादा बिकवाली वाले बने रहेंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग। देखिए, अभी डॉलर आईएनआर अगर आप देखेंगे, यूएसडी आईएनआर लगभग 90.91 चला जा चुका है, और जनवरी के अभी भी कुछ दिन हमारे हाथ में है। सो सेंटिमेंट अभी भी वीक है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा बुरा इन्वेस्टर बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो डिसीजन ले सकता है। अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं होती उसको। तो फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, अब इसमें पहलू भी ऐसे हैं कि हम एक्सपेंसिव हो गए हैं, जबकि एक दूसरे जो एशियन मार्केट्स हैं या दूसरे जो मार्केट अवेलेबल है, मैक्सिको बोलिए, ब्राजील मार्केट बोलिए, चाइनीज मार्केट बोलिए, उनके बॉन्ड यील्ड्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। सेकेंडरी सिचुएशन सेम थी हमारे लिए भी। टॉप 2 पॉपुलेटेड कंट्रीज की आज हम बात करेंगे, इंडिया एंड चाइना। सिचुएशन हमारे लिए भी ठीक थी, मतलब सेम थी, नॉट ठीक थी। चाइना के लिए भी वही सेम सिचुएशन थी, बट उसने फिर भी अपने फिस्कल ट्रेड डेफिसिट को अच्छा कर लिया, हम पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं जो एक कोशिश है ना, वो कोशिश
मैन्युफैक्चरिंग हब बनना आज के समय में जरूरी है, एंड ईच एंड एवरी कंट्री विल ट्राई टू बी मोर सेल्फ रेजिलिएंट। कोशिश सबकी यही है। तो फिलहाल जो ट्रेड डेफिशिएट, जो ट्रेड टैरिफ्स, फिस्कल डेफिशिएट्स, ये सब चलेंगे और इसकी अनिश्चितता के तौर पर मार्केट में वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन आगे भी है। हमारी मार्केट में एफआईआईज का आउटफ्लो 2026 में नहीं आएगा, इनफ्लो नहीं आएगा, आउटफ्लो अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। 26-27 आते आते शायद थोड़ा सा माहौल सुधरे अगर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस हो जाते हैं मार्केट में तो फ्यूचर में, बट 26 इज आउटफ्लो ईयर अगेन। एंड निफ्टी में जो पॉसिबल टारगेट मुझे दिख रहे हैं, अगेन आई एम स्टिक टू इट। जब 25,850 गया था, पीपल वर लाइक 26,200 जगाएगा। नो, आई वाज लाइक कि नहीं, तैयारी में रहिए, 25,100 वापस आ जाएगा। तो 25,500 पहले और अभी 25,100 के आसपास की तैयारी है निफ्टी इंडेक्स पर। व्यू कितने दिन का लेकर चलना है? अगले 3-4 हफ्ते का व्यू लेके चले और आपको 25,150 के आसपास निफ्टी आते हुए दिख सकता है। बस इतना सही है। फिलहाल मार्केट में इन सब डराने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने पहले वही बात बोली है कि हर मौका बाय करने लायक नहीं होता, लेकिन जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो गिरावट की मार्केट में ही मिलती है, तो तैयार रहिएगा। चलिए, अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। पेसिमिस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है। चलिए, अब कुछ ऐसे दिग्गज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, तीनों के नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ जैसे कि आईसीआईसीआई में एक वन टाइम प्रोविजनिंग थी, जिसके चलते हुए उनके प्रॉफिट्स में डेंट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के नतीजे काफ़ी ठीक ठाक थे, आई डोंट नो व्हाई इज इट बीइंग पनिश्ड, बट रिलायंस के नतीजों में मॉडरेशन देखने को मिल रहा है रिटेल ग्रोथ में। अगर हम जियो की बात करें, जियो साइड ऑफ इट, वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आरपूस भी इम्प्रूव हुए हैं। तो लेकिन रिटेल ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं हैं, उसके चलते हुए आज स्टॉक में डेंट देखने को मिल रहा है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जियो का आईपीओ भी वो जल्द ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो प्ले आउट कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्राइस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, विजयलक्ष्मी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, तीन दिग्गज जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली झेल रहे हैं, दबाव झेल रहे हैं। अब इस दबाव में क्या करना है? खरीदना है, एक्यूमुलेट करना शुरू करना है, या फिर स्टेबिलिटी का इंतज़ार करना है, उसके बाद खरीदना शुरू करें? ऑलराइट, तो इस बात पर भी एक ही बात, चार्ट झूठ नहीं बोलता, बस पढ़ने वाला समझदार होना चाहिए। एट द टाइम जब हम लोगों ने रिलायंस का डिस्कशन में लाया था, विद इन लाइन विद इट्स फंडामेंटल, हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि रिलायंस एक साल में सीएजीआर जो ग्रोथ देता है 15% बहुत दिया तो अच्छी बात है। एंड पिछले अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में इस फाइनेंशियल ईयर की बात, चलिए वो तो बड़ी बात हो गई, फिर मतलब वो ज्यादा जाएगा, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर की टाइम तक इसने 15% का रिटर्न दिया था। सो इट वाज बड़े हाथी को या बड़े स्टॉक्स को अगर वो शॉर्ट टर्म में आपको इतना रिटर्न दे रहे हैं, इट इज वेरी वेरी कॉमन। मार्केट विल फाइंड द रीजंस कि उसको कैसे करेक्ट करना है। एंड दिस टाइम फॉर रिलायंस काइंड ऑफ स्टॉक हुआ ये है मेरी ओपिनियन में कि जिस तरह से क्रूड सस्ता खरीदा गया था, राइट, इस समय के अंदर में, क्योंकि उन्होंने बताया, बट वो क्रूड की जो एंड जो आउटलेट्स थे, जो रिफाइनरीज का था प्राइस, तो क्रूड मार्केट में जो पेट्रोल थे, डीजल से उनके प्राइस तो कम नहीं हुए थे। सो दैट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि इस पॉकेट में जिसका 50% प्रॉफिट आता है रिलायंस को ऑयल एंड रिफाइनरी से, तो यहाँ पर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, वो मिस हो गई। उसी की वजह से ये डेंट यहाँ पर हमको दिख रहा है। एंड नाउ वी आर एट दिस स्टेज कि जब आगे और बात बढ़ेगी कि अगर अब क्रूड और महंगा मिलता है, विच इज लाइकली, अगर हम रशिया, क्योंकि बोल दिया है कि ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, $5 पर बैरल बचा है, अगर हम अमेरिका से खरीदना शुरू करें तो वो जो डिफरेंस है ना, मार्जिन थिन होने की एक्सपेक्टेशन अभी और लग रही है। तो फिलहाल के लिए वो बजट जो रिजल्ट है वो यहाँ पर एंटिसिपेटेड है कि अगले एक क्वार्टर के रिजल्ट भी थोड़े डिम या फिर टेम्प्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ एज एन इन्वेस्टर व्हाट शुड बी योर टेक इन रिलायंस? रिलायंस क्वालिटी स्टॉक है, आप डिप में खरीदेंगे तो अगले एक साल के अंदर में, अगले 6 क्वार्टर्स के अंदर में जो इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आपका नजरिया क्लियर है, अगर आपको पता है कि आप इसको क्यों बाय कर रहे हो, तो आप इसको खरीद सकते हैं आज भी। तो अभी 1400 के आसपास है, अगर और गिरता है, क्योंकि निफ्टी 25,100 के आसपास की जब बात करें तो रिलायंस डेफिनेटली विल कंट्रीब्यूट, तो यहाँ से लगभग आप 1400 के आसपास खरीद सकते हैं थोड़ा, एंड थोड़ा और मौका मिलेगा आपको लगभग 1350 का भाव भी रिलायंस में दिख जाएगा, वहां पर और एडिशन कर सकते हैं, बट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड
दूसरा आपने आईसीआईसीआई बैंक बताया, राइट? जी एंड एचडीएफसी बैंक। जी। ओके। ओके, ऑलराइट। तो पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं गीतू जी, जो कि अभी 925 के पास आ गया है। देयर इज अ लिटिल वेरी स्मॉल डिक्लाइन पॉसिबल, थोड़ा सा और वो थोड़ा सा और 900 के नीचे मुझे नहीं लगता। तो आप यहाँ पर आज थोड़ा तैयारी में रहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में होगा चाहे एक ही यूनिट क्यों ना हो, तो आप उसको ट्रैक करेंगे शीतल से। तो 925 के आसपास खरीद सकते हैं, थोड़ा सा और आप 900 के आसपास उसको खरीद सकते हैं। डू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 870, क्योंकि अगर 870 कट रहा है दैट मीन देयर इज समथिंग जो कि कुछ हो रहा है लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं है मार्केट में। तो 870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम इसको अभी पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट्स 960 एंड 1000। आईसीआईसीआई बैंक, yes, just give me 1 second only. आईसीआईसीआई बैंक 1370 पर आया है। मैं यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी पद्धति को यूज करना चाहती हूँ। थोड़ा सा रुकेंगे कुछ दिन, अगर देखते हैं कि क्या ये 1200 के नीचे जा रहा है, अगर हाँ तो फिर वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी को रखना चाहिए। फिलहाल दो काउंटर्स हैं, रिलायंस और उसके बारे में, लेकिन आईसीआईसीआई को थोड़ा सा रुकिए। वी नीड टू सी कि अगले कुछ हफ्तों में क्या ये 1280 को तोड़ रहा है या फिर 1400 के ऊपर क्लोज कर रहा है। सो वेट एंड वॉच की लिस्ट में इसको रखना चाहिए अभी। चलिए इस बीच बीएचईएल के नतीजे आ चुके हैं। आज कुछ कंपनी से नतीजे हैं जिसमें बीएचईएल का भी नाम है। Q3 एबिटा मार्जिन 6.43 वर्सेस 4.19, तो मार्जिन तो अच्छे हैं। Q3 एबिटा एट 545 करोड़ वर्सेस 305 करोड़, तो यहाँ पे भी अच्छे ही नतीजे लग रहे हैं। दिस इज़ ईयर ऑन ईयर, यानी कि साल दर साल। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.9 बिलियन यानी कि 390 करोड़ वर्सेस 135 करोड़, तो प्रॉफिट में भी एक अच्छा इजाफा। लेकिन स्टॉक क्योंकि चल चुका था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। 2.5% नीचे ये स्टॉक है इस समय, 258.60 के आसपास। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट अगर हम देखें तो मार्च के कंपैरिजन में या फिर दिसंबर, पुराने दिसंबर की कंपैरिजन में वो परसेंटेज से ग्रोथ नहीं है। तो वो जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है ना, दैट इज मिसिंग। और रही बात टू बी स्पेसिफिक बीएचईएल, एज क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में 2 क्वार्टर्स में हमने इसको देखा है कि अच्छा खासा मूवमेंट इसने किया है। तो अभी के लिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और अगर आपका 3 क्वार्टर से लेस देन का व्यू है, या फिर आप सिर्फ बजट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, दोनों ही केस, 3 क्वार्टर से कम का या फिर सिर्फ बजट वाला ही व्यू आपका, तो फिर आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बाय मत करिए जी। क्योंकि जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट की जो पुरानी कमिटमेंट्स है, डिफेंस में थोड़ा फोकस रह सकता है। माइनिंग को लेकर के इस बार मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, बट माइनिंग विल बी दी इस बार सेंटर में रहेगा, क्योंकि आपको जो भी मेटल्स अगर माइन करने हैं तो दैट विल समथिंग भी जो फोकस में रहने वाला है इस बार। तो डिफेंस एंड माइनिंग कुड बी समथिंग दैट यू कैन फोकस ऑन, बट एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकली बीएचईएल, अगर आप 2 क्राइटेरिया जो हमने बताए हैं, बजट को या फिर लेस देन 9 मंथ का आपका व्यू है, तो अभी मत खरीदिए। तो खरीदे कहाँ, ये सवाल आएगा। तो आप इसको 225 के आसपास की तैयारी रखिए। 225 पर आ जाए तो आप एक इन्वेस्टर की तरह, एक समझदार इन्वेस्टर की तरह आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें कि 300 मिनिमम टारगेट। जब भी आपकी बैंक ट्रिगर्ड होती है, आपको 300 रुपए के टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, एंड लगभग 335 रुपए का दूसरा टारगेट। और ये व्यू एंट्री ट्रिगर्ड होने के बाद आपको 3 क्वार्टर्स तक का रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलें, जो कि आपको 200 का इज मोर देन इनफ। चलिए इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज। गौरांग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच गौरांग सर। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, तीनों की वजह से आज निफ्टी जो है वो दबाव में है। इनके नतीजों में ऐसा क्या था, आई मीन इट वाज नॉट दैट बैड कि इतना पनिशमेंट इनको मिल रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दीज 3 हेवीवेट्स? सबसे पहले तो गीतू जी एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संमतापूर्वक उनका निवेश हो। तो इन कंपनियों को कुछ नहीं हुआ है गीतू, हुआ है तो बाजार को हुआ है। बाजार को एक इच्छाधारी नाग जिसका नाम राष्ट्रपति ट्रंप है,
वो डस गया है। हम्म। और वो सिर्फ हमारे बाजार को नहीं, मेरे ख्याल से विश्व भर के बाजार में जिस प्रकार के वो तांडव कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते नेटो और यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर अगर इन देशों ने उनका विरोध किया ग्रीनलैंड की खरीदारी, मुझे ये भी नहीं पता था गीतू कि आप आज के तारीख में जा करके कोई देश खरीद सकते हैं करेक्ट। किसी की इच्छा के विरुद्ध। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के कारण, यही कारण है गीतू। और दूसरी तरफ खाड़ी में फिर से परिस्थिति खराब होने की आसार नजर आते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। और अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का जो यातायात होता है, आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, वहां पर असर पड़ेगा। और हमने कच्चे तेल में पिछले हफ्ते भी उछाल देखा था, आज भी उछाल देख रहे हैं। और यही परिस्थिति है जो ज्यादा नकारात्मक है। स्थानीय संकेत तो कोई खराब नहीं है नतीजों को लेकर के, सिवाय विप्रो के गीतू ऐसे कोई नतीजे खराब नहीं आए हैं। जो भी आए वो ठीक ठाक आए थे। कोई काला धब्बा या लाल निशान नहीं दिखा हमें। और आज हमने देखा कि हम 25,500 के आसपास के स्तर से धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ऊपर उभरने का प्रयास कर रहे हैं जी। विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमारे मित्र हैं वो निरंतर बिकवाली कर रहे हैं। तो परिस्थिति थोड़ी कमजोर है छोटी मध्यम अवधि के लिए, और बजट भी आएगा, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से उत्सुकता बाजार में होगी। अगर आप कारोबारी नहीं है और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे ही बाजार आपको मौके देते हैं लंबी अवधि में निवेश करने के लिए। और हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि नतीजे तीसरी तिमाही के भी जो आने वाले हैं बाकी, वो भी थोड़े बहुत सहारा देंगे बाजार को, और शायद बजट भी सहारा देगा, ऐसा हमारा अनुमान है।